करमवीर मेहनत कर, मंजिल तक तुझको जाना है, इस बार हार को हरा कर जीत कर तुझको आना है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में मुख्य सेविका भर्ती के लिए मैं कुछ स्पेशल लेकर आया हूं, जो आपने शायद ही आज से पहले देखा हो या पढ़ा हो, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहां से आपकी परीक्षा में कम से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुख्य सेविका की जो भूमिका है, जो जिम्मेदारी है, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, और ये एक सरकारी किताब से लिया गया अंश है ना। तो महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश, सही पोषण सही देश रोशन, ये भी आपको याद रखना होगा। पोषण अभियान है ना, जो पीएम पोषण स्कीम है, उसमें उसका ध्येय वाक्य क्या है? सही पोषण देश रोशन। क्लियर है आपको? तो इसको आपको आज पढ़ना है, और इसमें आपके 5 चैप्टर हैं। टोटल कितने हैं? 5 चैप्टर हैं, और पांचों चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी इसमें आपका एक तो पहले परिचय आ जाता है, फिर आपका आएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को समझना, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण क्या है, और यह आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की क्षमता निर्माण करने में आपकी कैसे मदद कर सकता है, एक प्रभावी समीक्षा बैठक कैसे आयोजित करें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और मुख्य सेविका के पास उपलब्ध डेटा का बेहतर उपयोग कैसे करें। तो ये जो किताब है, जिस किताब के ये अंश हैं, वो सरकार द्वारा मुख्य सेविका के लिए जारी की गई है ना। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, और इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपकी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे कम से कम, और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मुख्य सेविका के एग्जाम में कितना समय बचा है उसको चेक कर लेते हैं, है ना। ये हमारी वेबसाइट है indianjobaccess.com। आप इस पर जाकर अपनी भर्ती में कितना समय बचा है उसको बाकायदा देख सकते हैं। देखिए, 35 दिन और 12 घंटे 8 मिनट 33-32 सेकेंड बचे हुए हैं आपके। ये टाइमर आपके एग्जाम तक लगातार चलता रहेगा, तो आप इसे जरूर अच्छे से रोज देख सकते हैं जब भी आपका मन करे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप अपने को सजग रखें। टाइम बहुत ही जल्दी बीतेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये 35 दिन निकल गए। तो फोकस बनाकर पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको मुख्य सेविका के सिलेबस से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री चाहिए, कोई भी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच से जुड़ सकते हैं। जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाया जा रहा है 94 533 66 279, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप जाकर मैसेज करेंगे तो भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, अगर आप मुख्य सेविका से जुड़ी हुई पीडीएफ पाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे बिना वक्त गवाए आज का ये वीडियो, ताकि आपका कोई भी समय जाया ना हो, आप फोकस बनाकर पढ़ते रहें। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना फोकस बनाकर रखिएगा क्लास के अंत तक। क्लियर है आपको? तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जाने वाले एकीकृत बाल विकास योजना ICDS एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बच्चों व महिलाओं की पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मुख्य सेविका और CDPO द्वारा प्रदत्त की जा रही पोषण सेवाओं की समुदाय में मांग तभी बढ़ेगी जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और मुख्य सेविका अपने कार्य को दक्षता, आत्मविश्वास व सुगमता से करने में सक्षम होंगी। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण पोषण कार्यक्रमों में कार्यकर्तियों और मुख्य सेविका को अपने स्वयं के कार्य प्रदर्शन को लगातार सुधारने में मदद करने की एक प्रक्रिया है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण द्वारा पोषण कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में सुधार करके गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण पर्यवेक्षकों और कार्यकर्तियों के बीच दो तरफा संचार बातचीत को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है, जिससे कि उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। तो मुख्य सेविका का मुख्य कार्य क्या है? पर्यवेक्षण है। क्या? पर्यवेक्षण है मुख्य सेविका का कार्य। और पर्यवेक्षण कैसे होना है? पर्यवेक्षण होना है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण। क्या? आपको वहां पर अधिकार नहीं जताना है, आपको सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ, उनके साथ। क्लियर है आपको?
तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। तो आप सारे चैप्टर को देखेंगे एक एक करके। तो मुख्य सेविका के लिए इस पुस्तिका का उपयोग करने के तरीके क्या हैं उसको समझ लेते हैं। मुख्य सेविका को यह सलाह दी जाती है कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए इस पुस्तिका का उपयोग संदर्भ सामग्री के रूप में करें। कृपया पुस्तिका अनुभाग बार देखें या आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेष अनुभाग को देखें। आप समय समय पर अपने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का स्व मूल्यांकन करने के लिए भी इस पुस्तिका का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो स्व मूल्यांकन के रूप में आप स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आपसे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा उसको समझ लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके अनुसार सहयोगात्मक पर्यवेक्षण क्या है। आपके विचार से पर्यवेक्षण विजिट्स के पीछे क्या उद्देश्य हैं। आप अपनी पर्यवेक्षण विजिट्स की योजना कैसे बनाते हैं। आपने अपनी पिछली विजिट्स के दौरान किन 3 बातों का ध्यान रखा। विजिट्स के दौरान अवलोकन के आधार पर आपने क्या कार्रवाई की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपकी परीक्षा में प्रश्नों के रूप में देखने को मिल सकते हैं। इन सभी 5 प्रश्नों का उत्तर अभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्लियर है आपको? तो स्व मूल्यांकन के रूप में आप स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। यह मुख्य सेविका की फोटो है, एक प्रोटोटाइप बनाया गया है। यह मुख्य सेविका का है, आंगनवाड़ी का नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को समझें। क्या करना है आपको? सबसे पहले आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती हैं उनकी भूमिका को समझना है, उनकी जिम्मेदारी को समझना है। मुख्य सेविका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। परामर्श के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाभार्थियों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाती है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाभार्थियों को क्या जानकारी प्रदान की जाती है अभी मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल डिटेल में। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस फोकस के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक, ताकि आपका कोई भी डाउट आज के बाद इस क्लास को लेकर, इस टॉपिक को लेकर ना रहे। गर्भवती महिलाएं। तो गर्भवती महिलाएं क्या हैं? गोद भराई दिवस, सुपोषण दिवस, वास दिवस, BHSND, टेक होम राशन THR और वितरण दिवस में भाग लेने का महत्व। ये गर्भवती महिलाओं के लिए जिम्मेदारियां हैं। गर्भावस्था के दौरान टेक होम राशन सेवन करने का महत्व। गर्भवती महिलाओं को क्या, कितनी मात्रा में, कितनी बार खाना चाहिए, ये भी कौन मार्गदर्शित करेगा? ये आंगनवाड़ी मार्गदर्शित करेंगी। और आंगनवाड़ी को कौन बताएगा? मुख्य सेविका बताएंगी। गर्भ की तीसरी तिमाही में जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान और पहले 6 महीने केवल स्तनपान के महत्व पर जानकारी। IFA का सेवन कैसे और कब करें। कैल्शियम का सेवन कैसे और कब करें। यह सुनिश्चित करना कि गृह भ्रमण के दौरान परामर्श के समय परिवार के सदस्य जैसे पति, सास आदि उपस्थित हों। क्लियर आपको? तो ये सुनिश्चित करना है कि आंगनवाड़ी जब गृह भ्रमण करें तो जब परामर्श दें तो उस समय परिवार के सदस्य कोई ना कोई उपस्थित हों, जैसे पति, सास। क्लियर आपको? तो यह एक गर्भवती महिला का चित्र है जिसको जो भोजन खाद्य पदार्थों को सुझाव दिया गया है, उनकी फोटो कुछ है, एक प्रोटोटाइप है। धात्री माताएं और 0 से 6 माह के बच्चों के लिए क्या जानकारी देंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती? तो वजन दिवस, अन्नप्राशन दिवस, वास दिवस, BHSND और टेक होम राशन वितरण दिवस में भाग लेने का महत्व क्या है, यह समझाना होगा। स्तनपान के दौरान टेक होम राशन सेवन करने का महत्व क्या है। विविधता वाले और पर्याप्त आहार लेने का महत्व। टेक होम राशन वो होता है जो यहाँ पर बंटता है, आंगनवाड़ियों के द्वारा टेक होम राशन बांटा जाता है कि इसको घर ले जाइए, और उसका अपना सेवन करने का महत्व भी आपको बताना है। टीकाकरण का महत्व समझाना है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीकाकरण। 6 महीने तक केवल स्तनपान का महत्व और स्तनपान में कठिनाइयों, चुनौतियों को समझना और समाधान प्रदान करना है।
है ना। तो IFA को का सेवन कैसे और कब करें, कैल्शियम का सेवन कैसे और कब करें, यह सुनिश्चित करना कि गृह भ्रमण के दौरान परामर्श के समय परिवार के सदस्य जैसे पति, सास आदि उपस्थित हों। क्लियर आपको। ये गर्भधात्री 0 से 6 माह की स्तनपान कराने वाली माँ और बच्चे का चित्र है ना। तो इसको भी आप एक प्रोटोटाइप की तरफ देखिएगा, किताब में दिया हुआ है। अगला जो है आपका 6 से 36 माह के बच्चे की माताएं। 6 से 24 माह की आयु के बच्चों की माताओं को बच्चे के लिए पूरक आहार की शुरुआत और दिए जाने वाले भोजन के प्रकार के बारे में जानकारी देना। यह सब आपको पढ़ाया जा चुका है कि ठोस भोजन कब देना है, तरल भोजन कब देना है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, जो यहाँ पर इसी से जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। क्लियर है आपको। तो अगर आप कहेंगे तो क्या क्या परीक्षा में पूछा जा सकता है, सिलेबस को ध्यान में रखकर वो मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अन्यथा आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते ही रहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को इस आयु समूह को दिए जाने वाले पूरक आहार की मात्रा को प्रदर्शित करना है। 6 से 8 महीनों की आयु में 2 पूर्ण कटोरी भोजन दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। कितने बार? 6 से 8 महीने की आयु में 2 पूर्ण कटोरी भोजन दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। 9 से 11 महीने की आयु में हर बार पूरा कटोरी भोजन दिन में 3 बार और एक पौष्टिक नाश्ता दिया जाता है। 12 से 23 महीने के बच्चों को हर बार पूरा कटोरी भोजन 3 से 4 बार और 1 से 2 पौष्टिक नाश्ता दिया जाता है। अब पौष्टिक नाश्ता में क्या आएगा? आपका सलाद आ सकता है ना, जो मुलायम सलाद होता है, जैसे पका हुआ पपीता, है ना, केला, ये सब आप उसको तोड़ के दे सकते हैं बच्चों को, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भोजन की मात्रा अर्ध ठोस के साथ ठोस खाद्य पदार्थ का एक अच्छा संयोजन, जिसमें अच्छी तरह से मैश की हुई दाल, चावल या चपाती, सब्जियों का एक अच्छा संयोजन शामिल हो, के अलावा पूरक आहार की गुणवत्ता और उसमें उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्व पर भी सलाह देती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भोजन में किस पर सलाह देती हैं? तो पूरक आहार की गुणवत्ता और उसमें उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्व पर सलाह देती हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी थाली पूरक आहार की गुणवत्ता में उत्तम है? एक में दिया होगा कि ठोस थाली में खाद्य पदार्थ के साथ अच्छा संयोजन, मैश की हुई दाल, चावल और चपाती और सब्जियां। दूसरे में दिया होगा अर्ध ठोस पदार्थ, केवल दाल। तीसरे में दिया होगा चावल और चपाती और सब्जी। लेकिन ये पूरक आहार गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है। अच्छी गुणवत्ता वाला क्या है? जैसे ठोस के साथ ठोस पदार्थ, खाद्य पदार्थ का एक अच्छा संयोजन, जिसमें अच्छी तरह से मैश की हुई दाल, चावल या चपाती, सब्जियों का एक अच्छा संयोजन शामिल है ना। तो इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे और वहां पर आपको अपनी बुद्धि से सही करना है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि 2 साल और उसके बाद तक लगातार स्तनपान का महत्व क्या है, उसके बारे में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को बताना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मां को आयु अनुसार ऊंचाई और वजन वृद्धि के बारे में सलाह देती हैं। क्लियर आपको। तो इसके बारे में भी जानकारी देती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पॉइंट है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री 12 महीने पूरे होने के बाद 2 बार कृमि मुक्त करने में मां को सलाह देती है। तो कृमि मुक्त यानी कि पेट के कीड़े, तो उसके लिए दवा आती है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के पास। अब आपसे पूछा सकता है कि कृमि मुक्त कीड़े की पेट के कीड़े मारने की दवा कितने महीने के अंतर में दी जाती है? तो आपका यहाँ पर जो 12 महीने में 2 बार दी जाती है, 6 माह के अंतर पे दी जाती है। इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, है ना। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मां को स्तनपान जारी रखने की सलाह देती है, भले ही बच्चा बीमार हो या उसे दस्त हो रहे हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हाथ धोने के तरीकों पर मां और बच्चे की देखभाल करने वालों को सलाह देती है। अब हाथ धोने का तरीका भी आपको बताना होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और इसी से जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मां को विटामिन ए के द्विवार्षिक संपूरण के महत्व के बारे में भी सलाह देती है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बच्चे की डायरिया प्रबंधन, ओआरएस और जिंक का उपयोग पर मां और परिवार को परामर्श देती है। क्लियर है आपको? स्वच्छता और हाथ धोने के तरीके पर परामर्श, वजन दिवस, वास दिवस, टेक होम राशन वितरण दिवस में भाग लेने का महत्व बताना, यह सुनिश्चित करना कि घर भ्रमण के दौरान परामर्श के समय सदस्य जैसे पति और पत्नी सास उपलब्ध हों। 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सप्ताह में 2 बार IFA सिरप देने का महत्व, यह सब समझाना है ना। अब किशोरी बालिकाओं के लिए क्या क्या जानकारी देती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, यह भी आपको पढ़ना होगा। विधिक पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करने का महत्व समझाना है ना। अगर पोषक तत्व ही नहीं होंगे भोजन में तो फिर शरीर कमजोर होगा, और जो शरीर कमजोर होगा उसमें बीमारियां पनपेंगी। साप्ताहिक IFA की गोली खाने का महत्व बताना, मासिक धर्म स्वच्छता पर मुख्य संदेश देना, और किशोरी दिवस में भाग लेने का महत्व समझाना। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजें जो IFA होता है उसका फुल फॉर्म होता है आपका आयरन एंड फोलिक एसिड। क्या? आयरन एंड फोलिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है IFA का। क्लियर है आपको? तो अगर आपसे कोई IFA का फुल फॉर्म पूछे तो आयरन एंड फोलिक एसिड होता है, जो जिसमें ये टेबलेट होती हैं लोहे और लौह तत्व की और फोलिक एसिड की। क्लियर है आपको? तो IFA जो होता है IFA, I से आयरन और F से फोलिक और A से एसिड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये किशोरी की फोटो दी गई है और उसकी कुछ जरूरी चीजों की, ये पोषक तत्व युक्त थाली हो गई, ये कुछ एक्स्ट्रा तत्व हो गए जिनका सेवन जरूरी होता है जैसे दलिया, यहां पर IFA की गोली हो गई है ना, और ये आपका बेसन का फोटो है, और ये आपका सैनिटरी पैड का फोटो है। क्लियर है आपको? गंभीर अल्प वजन वाले बच्चे, लाल श्रेणी के बच्चों की पहचान कैसे करें और इन बच्चों की देखभाल के लिए आगे दी जाने वाली सेवाओं पर माताओं को सलाह एवं परामर्श देना। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल श्रेणी के बच्चे कौन से होते हैं? ऑप्शन ए होगा कि बहुत ज्यादा वजन वाले, ऑप्शन 2 होगा सामान्य वजन वाले, ऑप्शन सी होगा आपका कि बहुत ही गंभीर अल्प वजन वाले बच्चे, और डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो लाल श्रेणी के बच्चे के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? गंभीर अल्प वजन वाले बच्चे। क्लियर है आपको? तो इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। वजन दिवस, अन्नप्राशन दिवस और टेक होम राशन वितरण दिवस में भाग लेने का महत्व समझाना, कुपोषित बच्चों के लिए दुगना राशन, अतिरिक्त भोजन सेवाओं का लाभ उठाने का महत्व, यह सुनिश्चित करना कि घर भ्रमण के दौरान परामर्श के समय परिवार के सदस्य जैसे पति सास आदि दौरान उपस्थित हों, IFA सिरप का साप्ताहिक 2 बार सेवन का महत्व, तो ये भी आयरन और फोलिक एसिड सिरप होती है ना। तो जो गंभीर अल्प पोषित बच्चे हैं, अल्प वजन वाले बच्चे हैं, उनका एक प्रोटोटाइप यहाँ पर दिया गया है, उनका वजन करना है, उनकी माता को सही तरीके से बताना है, ये सिरप पिला रही हैं और ये अलग से पूरक पोषण है, ये पोषक युक्त थाली है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला जो है आपका वो है प्रशासनिक कर्तव्य, रेफरल कर्तव्य और क्रियान्वयन। तो रेफरल सेवाएं भी आपके में आती हैं, है ना। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रशासनिक और रेफरल कार्यों पर समझ बनाने के लिए इस अनुभाग का उपयोग करें। गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए सभी परिवारों का वार्षिक सर्वे करना। तो वार्षिक सर्वे होता है। आंगनवाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को प्रेरित करना तथा पोषण परामर्श हेतु गृह भ्रमण करना। हर महीने प्रत्येक बच्चे का वजन करना, वजन रिकॉर्ड करना। कुपोषित बच्चों के केसों का उपकेंद्रों PHC में रेफर करने के लिए रेफरल कार्ड का उपयोग करना। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रेफरल कार्ड को संभाल कर रखना और समय से उपचार के लिए प्रेरित करना। ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 6 साल से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए क्या बनता है, तो वहां पर आप कहेंगे रेफरल कार्ड, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी।
3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर अनौपचारिक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा गतिविधियों पर योजना आयोजन करना। मासिक आधार पर समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करना। गोद भराई दिवस, अन्नप्राशन दिवस, सुपोषण दिवस, वजन दिवस, वास दिवस, टेक होम राशन वितरण दिवस और किशोरी दिवस, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। 6 से 36 महीने के बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को टेक होम राशन का वितरण। 6 से 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों के लिए डबल टेक होम राशन का वितरण। अब आपसे पूछा जा सकता है कि डबल टेक होम राशन किसको मिलता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 6 माह से 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों के लिए डबल टेक होम राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाता है। कार्यक्रम के स्वास्थ्य घटक के क्रियान्वयन में एएनएम की सहायता करना, जैसे वजन दिवस का आयोजन, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। एएनएम को बच्चों के IFA और विटामिन ए सिरप के संपूर्ण में सहायता करना, स्कूल ना जाने वाली किशोरियों को IFA टैबलेट का वितरण करना। ICDS योजना से संबंधित जानकारी को एएनएम के साथ साझा करना। गांव में या केंद्र पर किसी भी विकास कार्य की आवश्यकता को मुख्य सेविका के ध्यान में लाना। तो ये आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की जिम्मेदारी होती है कि गांव या केंद्र में किसी भी विकास कार्य की आवश्यकता है तो उसे मुख्य सेविका के ध्यान में लाना। जैसे आपका कोई कक्ष बना है आंगनवाड़ी का और उसका दरवाजा टूट जाए, है ना, तो उसकी जानकारी आप मुख्य सेविका के ध्यान में लाएंगे, मुख्य सेविका CDPO के ध्यान में लाएंगी, फिर आपके उस कक्ष के दरवाजे का पुनर्निर्माण होगा। अपने कार्यों में सहायता के लिए अन्य प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं सहायता समूहों, गांव के प्राथमिक जूनियर विद्यालयों की महिला स्कूल शिक्षिकाओं और किशोरियों की मदद हेतु शामिल करना। अगर आपको आवश्यकता होती है तो महिला स्कूल शिक्षिकाएं और किशोरियों की आप मदद ले सकती हैं। पोषण संबंधी सेवाओं के लिए अपने क्षेत्र की आशा का सहयोग करना, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम, कैंप आदि के माध्यम से। किशोरियों, उनके माता पिता और समुदाय को पोषण व्यवहारों पर प्रेरित और शिक्षित करना। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण PPI अभियान आयोजित करने में सहायता करना। दस्त, हैजा, कोविड-19 आदि जैसी बीमारियों के आपातकालीन मामलों को एएनएम को सूचित करना। पंजीकृत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मासिक रिकॉर्ड रखना। मासिक समीक्षा बैठकों में भाग लेना और मुख्य सेविका के साथ मासिक रिपोर्ट साझा करना। पोषण ट्रैकर में सूचना को अपडेट करना। क्लियर है आपको? अगला है आपका कि सामुदायिक आधारित गतिविधियां तो क्या होती हैं, इनको समझ लीजिए। इस अनुभाग का उपयोग यह समझने के लिए करें कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अपने विभिन्न सामुदायिक आधारित गतिविधियों के आयोजन में पर्याप्त रूप से अपनी भूमिका निभा रही है और लाभार्थियों को उचित परामर्श दे रही है। अन्य ICDS और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ गोद भराई दिवस, अन्नप्राशन दिवस, सुपोषण दिवस, वजन दिवस, वास दिवस, किशोरी दिवस जैसे सामुदायिक आधारित कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से आयोजन करना। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन समुदाय आधारित कार्यक्रम है? तो गोद भराई दिवस है, अन्नप्राशन दिवस है, सुपोषण दिवस है, वजन दिवस है, वास दिवस है, किशोरी दिवस है। ये सब क्या है? ये सामुदायिक आधारित कार्यक्रम है। ये सुनिश्चित करना कि लाभार्थियों को समुदाय आधारित कार्यक्रमों के दौरान अनुमन्य लाभ मिल रहे हैं। लाभार्थियों को परामर्श दिया जाना और CBE के दौरान सभी महत्वपूर्ण प्रासंगिक संदेश देना सुनिश्चित करना। प्रत्येक सामुदायिक आधारित गतिविधि पर रिपोर्ट तैयार करना और मासिक समीक्षा बैठक के दौरान इसे मुख्य सेविका के साथ साझा करना। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है, जिसमें गर्भवती महिलाएं होंगी, दूध पिलाने वाली माताएं होंगी, 6 से 24 महीने के उम्र वाले बच्चों की मां होंगी, महिलाओं के पति और सास की होंगी आ सकती हैं, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के पिता और परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। मैं एक लाभार्थी हूं, मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से क्या अपेक्षा है? तो मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्या क्या बताना है ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आएं, मेरी बातें सुने और मेरे संदेहों का उत्तर दें। ये सब जिम्मेदारी है मुख्य सेविका की भी और आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री की भी।
ठीक है, मुझे बताएं कि स्तनपान कैसे कराएं और अपने बच्चे की देखभाल कैसे करें। ये लाभार्थी पूछ सकते हैं आंगनवाड़ी से, मुख्य सेविका से। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री लाभार्थियों की अपेक्षाओं को कैसे पूरा कर सकती हैं? यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों की सभी सेवाएं मिले, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करके यह समझें कि दी गई सेवाएं लाभार्थियों के हक में हैं, और एक मुख्य सेविका के रूप में आप सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से इन विधियों को सुदृढ़ कर सकते हैं। यानी कि आपको सही तरीके से लागू करवाना है ना। अगला जो चैप्टर है वो है 3, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण क्या है और यह आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की क्षमता निर्माण करने में आपकी कैसे मदद कर सकता है। तो अब आता है मुख्य सेविका की मुख्य भूमिका की जानकारी प्राप्त करने का समय। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, हो सकता है ये आपको सही से इसमें समझ में नहीं आ रहा हो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। और मैं प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच में पीडीएफ बैच में अवश्य इस पीडीएफ को भेज दूंगा, तो वहां से जुड़ के आप इसको प्राप्त कर लीजिएगा। और गरिमा बैच में जो जुड़े हैं उनको भी ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। और अगर आप कोई अन्य है जो इस पीडीएफ को पाना चाहता है, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री उनको सौंपी गई सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बाध्य होती हैं। साथ ही उन जिम्मेदारियों से अभिभूत होने के साथ साथ ये कार्य उसके लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को सहयोग की भी आवश्यकता होती है। एक मुख्य सेविका के रूप में आप लाभार्थियों को प्रभावी पोषण सेवाएं प्रदान करने में उनकी सहायता कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह अपने कर्तव्यों की कुशलतापूर्वक निर्वहन करें। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हूं, मुझे अपनी मुख्य सेविका से क्या अपेक्षा है। मेरे साथ नियमित संपर्क में रहें, सकारात्मक सहयोग प्रदान करें, मेरे सामने आने वाली जमीनी चुनौतियों को समझें। ये आंगनवाड़ी के विचार हैं। ठीक है, मुख्य सेविका के लिए मुद्दों की पहचान करने और उनके समाधान करने में मेरी सहायता करें। यानी कि आंगनवाड़ी की सहायता करे, कौन करे? मुख्य सेविका। मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों का समय पर जवाब दें, परामर्श और समुदाय आधारित कार्यक्रमों के दौरान मुझे प्रशिक्षण प्रदान करें, मुझे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। जब मैं अच्छा काम करूं तो मेरे काम को प्रशंसित करें, यानी कि तारीफ करें, काम की प्रशंसा करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के सामने आने वाली चुनौतियां: अत्यधिक कागजी कार्रवाई और रिकॉर्ड कीपिंग, कार्यभार, समय की कमी, कार्य के वातावरण में उत्साह की कमी, पर्याप्त अंतर व्यक्ति संचार प्रशिक्षण का अभाव, सुविधाओं की कमी, आपूर्ति की उपलब्धता में कमी। यानी कि जो काफ़ी सारी चुनौतियां होती हैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के सामने। बहुत ही ज़्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, कार्यभार बहुत ज़्यादा है, समय की कमी होती है उनके पास क्योंकि घर के भी कार्य करने होते हैं, कार्य के वातावरण में उत्साह की कमी होती है। तो ये सारी जानकारी आपको मिलती है। आप कैसे एक अच्छे पर्यवेक्षक बन सकते हैं? तो मुख्य सेविका किसके रूप में कार्य करती है? एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। आप सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की सहायता कर सकते हैं। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण पुलिसिंग या पारंपरिक पर्यवेक्षण से अलग है। पुलिसिंग में क्या होता है कि आप ऑर्डर देते हैं, आप बाध्य करते हैं कि आपको करना है, जबकि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में क्या होता है, आप सलाह देते हैं, आप सहयोग करते हैं। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती स्वयं नहीं कर पा रही है तो आप उसका सहयोग करते हैं, स्वयं करके बता के कि कैसे क्या करना है। ठीक है, पुलिसिंग या पारंपरिक पर्यवेक्षण से अलग है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण। ये मुख्य सेविका जी बैठी हैं और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जी बैठी हैं। कुछ चीजें जो आप एक पर्यवेक्षक के रूप में कर सकते हैं: योजना बनाएं, सहानुभूति रखें और मिलकर समस्या का समाधान करें। क्लियर है आपको? गृह भ्रमण: आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाने से पहले समुदाय आधारित कार्यक्रमों के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ जाने से पहले योजना बनाएं और तैयारी करें। कम वजन वाले बच्चों, लाल श्रेणी के जो होते हैं, के घरों जाने की प्राथमिकता दें। घर भ्रमण और आंगनवाड़ी केंद्रों के दौरों के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों को समझने की कोशिश करें। इन चुनौतियों का समाधान करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मदद करें। क्लियर है आपको? कोचिंग, सलाह और प्रेरणा में संलग्न हो, पुलिसिंग ना करें।
ठीक है, तो साफ साफ लिखा है, जो सरकार द्वारा किताब जारी की गई है कि आपको कोचिंग करनी है, आंगनवाड़ियों की सलाह देनी है और उन्हें प्रेरित करना है, और पुलिसिंग नहीं करनी है आपको, यानी कि आपको अधिकार नहीं जताना है, आपको बाध्य नहीं करना है किसी चीज के लिए, है ना। तो कोचिंग एक प्रशिक्षण अप्रोच है जिसका लक्ष्य प्रेरणा, मॉडलिंग, अभ्यास, रचनात्मक प्रतिक्रिया और कौशल के हस्तांतरण के माध्यम से प्रदर्शन में निरंतर सुधार को प्राप्त करना है। देखिए, अभी आपको हो सकता है साफ दिख ना रहा हो, लेकिन जो मोबाइल में आप पीडीएफ खोलेंगे आपको बिल्कुल ही साफ दिखेगा। दो तरह की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, एक बार जैसे ये टॉपिक वाइज अलग अलग है, और एक ओरिजिनल पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ बैच में। क्लियर है आपको? तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस अभी आप चीजों को समझ लीजिए। सलाह क्या है? मेंटरिंग का अर्थ है सहायता, सलाह और सहयोग देना। मोटिवेटिंग क्या है? अभिप्रेरणा क्या है? मेंटरिंग का अर्थ है लंबी अवधि में सहायता, सलाह और सहयोग देना। ठीक है, आप कैसे कोच, मेंटर और मोटिवेट कर सकते हैं? ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान करें, यानी कि आप आंगनवाड़ी केंद्र में जाएं और वहां पर पूरा प्रशिक्षण प्रदान करें। अच्छे कार्य के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को धन्यवाद कहें। बैठकें निर्धारित करें और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ समय बिताएं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को उनके प्रदर्शन पर नियमित और मुद्दे से जुड़ी प्रतिक्रिया प्रदान करें। अच्छी कार्यकर्त्री को पहचानें और उनकी सराहना करें। निर्णय लेने में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को शामिल करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को दिखाएं कि आप उनके कार्य लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। ऐसा कार्य वातावरण बनाएं जो खुला और भरोसेमंद हो। तो ये देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं जितने भी गुलाबी ड्रेस में है, पिंक कलर में है, और ये जो लाइम ग्रीन कलर में है, ये मुख्य सेविका है जो इनका प्रशिक्षण कर रही हैं, जो इनका पर्यवेक्षण कर रही हैं। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संचार आईपीसी कौशल क्या है? आईपीसी वह कौशल है जिनका उपयोग रोजमर्रा की बातचीत में किया जाता है। पर्यवेक्षक के रूप में आप हर बार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के साथ बातचीत करते समय आईपीसी कौशल का उपयोग कर सकते हैं। सुने कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मौखिक और सांकेतिक दोनों तरह संचार से क्या कहना है ना। भेजने वाला आप हैं, AWW, और प्राप्त करने वाले मुख्य सेविका हैं, है ना। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो है वो संदेश भेज रही हैं और प्राप्त कर रही हैं मुख्य सेविका, ठीक है, सुन रही हैं। फिर वो अपना फीडबैक देंगे किसको? आंगनवाड़ी को। मुद्दे को सुनने और समझने के बाद फीडबैक दें। क्लियर है आपको? दो तरफा संचार। प्रभावी आईपीसी के लिए ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है जहां सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ बातचीत करते समय आप प्रभावी आईपीसी कौशल का उपयोग कैसे कर सकते हैं? सक्रिय रूप से सुने, स्पीकर को बाधित ना करें, जो बोल रहा है उसे बाधित ना करें, रोके ना। सम्मानजनक रहें, ध्यान से सुने, समझने के लिए सुने, अपने विचारों और समस्या को दूर करने के प्रति सजग रहें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। ये जो आपके सिलेबस में संचार टॉपिक दिया गया है उससे जुड़ी हुई जानकारी है। देखिए, आज आप पढ़ जरूर रहे हैं मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी, लेकिन इसमें आपके कई टॉपिक से जुड़ी हुई जानकारी है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। आपका सिलेक्शन 101% पक्का होगा। बस कॉन्फिडेंस बनाकर बचे हुए समय में आप निरंतर तैयारी करते रहिए। जो आप सुन रहे हैं, मौखिक और गैर मौखिक संकेत दें। खुली शारीरिक भाषा का उपयोग करें। स्पीकर से आंखें मिलाएं, वक्ता की ओर झुककर रुचि व्यक्त करें। अपना सिर हिलाएं। अपने चेहरे के हाव भाव से अरुचि व्यक्त ना करें। प्रश्न पूछें और प्रोत्साहित करें। स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछें, तर्क वितर्क ना करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। अवलोकन के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का आकलन करें और आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप करें। अगर जरूरी है तो उसका हस्तक्षेप करें। ठीक है। एक प्रभावी समीक्षा बैठक कैसे आयोजित करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। समीक्षा बैठक के लिए योजना। क्षेत्र भ्रमण के दौरान एकत्र की गई जानकारी का अवलोकन करें। उन मुद्दों को हाईलाइट करें जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एजेंडा पहले से तैयार करें और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से शेयर करें। यह आपकी मुख्य सेविका का एक प्रोटोटाइप है। बैठक का संचालन करते समय सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की उपस्थिति लें। एजेंडा बनाएं और उसका पालन करें, यानी कि मीटिंग का, बैठक का एक उद्देश्य बनाएं, एक रूपरेखा बनाएं। पिछली बैठक के फॉलो अप बिंदुओं पर कार्रवाई की समीक्षा करें।
दो तरफा बातचीत करें जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को बोलने का अवसर मिले। उन्हें शीर्ष 5 संकेतकों की समीक्षा करें जो क्षेत्र भ्रमण के दौरान एकत्र की गई जानकारी के आधार पर खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करें, या तो कोई समाधान प्रस्तावित करें या मामले को आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाएं, यानी कि सीडीपीओ तक पहुंचाएं। क्लियर है आपको? तो ये देखिए समीक्षा बैठक हो रही है। ये पिंक ड्रेस में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं और ये आपके मुख्य सेविका है लाइम ग्रीन कलर में। बैठक के बाद क्या करना है? आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ बैठक की कार्यव्रत MOM साझा करें, अपनी सीडीपीओ के साथ बैठक की कार्यव्रत साझा करें और सुधारात्मक कार्रवाइयों पर फॉलो अप करें। अगला जो है आपका अनुभाग 5, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और मुख्य सेविका के पास उपलब्ध डेटा का बेहतर उपयोग कैसे करें। डेटा का बेहतर उपयोग क्या है? डेटा का बेहतर उपयोग एक सरल अवधारणा है। आप अपने दैनिक कार्य में इसे अपनाने और इसका उपयोग करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। ध्यानपूर्वक अवलोकन करके और प्रश्न पूछकर डेटा एकत्र करें। हमेशा सही डेटा की रिपोर्ट करें। सही डेटा एकत्र करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को प्रोत्साहित करें। उसके माध्यम से उपलब्ध सभी डेटा और सूचनाओं का संदर्भ लें। आंगनवाड़ी केंद्रों का भ्रमण कर समुदाय आधारित कार्यक्रम गृह भ्रमण करें। समस्या क्षेत्र को समझने के लिए अपनी कार्यकर्त्रियों से साथ बातचीत करें। समस्याओं को पहचान हो जाने के बाद उन्हें हल करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के साथ काम करें। यदि आपके स्तर पर मामले का समाधान नहीं किया जा सकता है तो उसके बाद ही इसे अपने पर्यवेक्षक के पास भेजें। आपकी पर्यवेक्षक कौन है? सीडीपीओ है। मुख्य सेविका की पर्यवेक्षक कौन होती है? सीडीपीओ होती है। डेटा का बेहतर उपयोग को अपनाकर आप सशक्त बनते हैं और आपके साथ साथ आपके पर्यवेक्षकों के कार्य निष्पादन में सुधार करता है। तो यह सहयोग ऐप एक बनाया गया है सरकार के द्वारा। पर्यवेक्षण ऐप का उपयोग कैसे करें? तो सहयोग ऐप एक सरल उपयोग में आसान मोबाइल आधारित उपयोगकर्ता के अनुकूल ऐप है। इस ऐप को आपके विभिन्न कर्तव्यों का पालन करने और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण और समीक्षा बैठकों को प्रभावी और आसान बनाने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है। यह अनुभाग ऐप की प्रमुख विशेषताओं और क्षेत्र का दौरा करने के लिए इसका उपयोग करने की तरीके के बारे में बताता है। तो ऐप के फीचर क्या है? मासिक प्लानर होता है इसमें, विभिन्न लाभार्थियों के दौरे की योजना की तिथियां, समुदाय आधारित कार्यक्रमों और आंगनवाड़ी केंद्रों के भ्रमण की योजना बनाने की तिथियां, तारीखों के आधार पर अनुस्मारक और नोटिफिकेशन। यह आपके लिए कैसे उपयोगी है? आप महीने के लिए अपने क्षेत्र के भ्रमण की योजना पहले से बना सकते हैं और एक क्लिक के माध्यम से योजना को कभी भी देख सकते हैं। यह ऐप कार्य करने की तिथियों में भ्रम नहीं होने देता। सूचनाएं और अनुस्मारक नियोजित यात्राओं के लिए एक अतिरिक्त अनुस्मारक के रूप में कार्य करेंगे। अनसाइन्ड कार्यकर्त्री, यह टैब आपके अंतर्गत आने वाली सभी कार्यकर्तियों को दिखाएगा। यह आपके लिए कैसे उपयोगी है? आप ऐप के माध्यम से अपनी अधीनस्थ सभी कार्यकर्तियों की सूची तक पहुंच सकते हैं और आसानी से विजिट को शेड्यूल कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी किताब थी और सरकारी किताब है। इसमें जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखा होगा, एक एक चीज़ को समझा होगा। आपको पढ़ने में नहीं आया, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह PDF आपको प्रतिज्ञा PDF बैच में, गरिमा बैच में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो परेशान मत होइएगा, बिल्कुल अच्छी किताब है और इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा और तैयारी करते रहिए। बहुत कम समय बचा है आपकी परीक्षा में, तो सफलता के लिए आपको मेहनत दिन रात करनी चाहिए आप, और कोई बहानेबाजी मत करिए, समय की बर्बादी मत करिए। लाइव क्लास को कभी बात अटेंड करिए क्योंकि लाइव क्लास में आपका समय बहुत ज़ाया होगा। आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए और मेहनत के साथ पढ़िए, ईमानदारी के साथ। जो नोट्स आपने बनाए हैं, जो PDFs आपके पास हैं, उनको बार बार रिवाइज करिए और डेली कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन जरूर देखिए। 200 से 300 प्रश्नों को ज़रूर देखिए। अगर आपके पास कोई किताब है तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके पास कोई चक्षु की किताब है या विद्या की किताब है, इनमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास अगर घटना चक्र की किताब है और यूथ कंपटीशन की किताब है, अरिहंत की किताब है, तो इन किताबों में गलतियाँ थोड़ी कम है और इनको अच्छे से पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या आपको स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।